नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। 22वीं उत्तराखंड राज्य जूनियर एवं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम धामी ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में सीएम धामी ने अलग अलग जिलों के बैडमिंटन खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई भी किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि पहले के समय में खेल सुविधाएं सीमित थी, लेकिन आज खिलाड़ियों के पास पहले से बेहतर संसाधन और अवसर हैं। आज भारत का तिरंगा खेल के हर मैदान में दिखाई दे रहा है, जो कि देश के लिए गर्व की बात है। साथियों, बैडमिंटन खेल के क्षेत्र में आज उत्तराखंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है और अल्मोड़ा से आने वाले हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी लक्ष्य सेन कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में पदक जीतने के साथ ही प्रदेश व देश का लगातार नाम रोशन कर रहे हैं और पेरिस ओलंपिक में भी प्रतिभाग कर रहे हैं। अभी अमित सिन्हा जी बता रहे थे कि इस बार उन्होंने हमारे राज्य से ही जो है अपना नाम दिया है, तो इसके लिए मैं विशेष रूप से और जो हमारे चार अन्य खिलाड़ी भी हम सबके बीच में से वहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ। लक्ष्य के बड़े भाई चिराग ने भी इस वर्ष का सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीतकर निश्चित रूप से उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही अदिति भट्ट, ध्रुव रावत, मनसा रावत, गायत्री रावत, ध्रुव नेगी, अंश नेगी, अभिनव कंडारी, आन्या बिष्ट एवं एंजल पुनेरा जैसे अनेक खिलाड़ी जो बैडमिंटन के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में उत्तराखंड का नाम आज पूरे देश के अंदर बढ़ा रहे हैं, हमारा परचम लहरा रहे हैं। पहले के समय में खेल के अवसर और उसकी जो सुविधाएं थी वो बहुत सीमित थी, लेकिन आज आपके पास पहले से बेहतर संसाधन और उपलब्ध अवसर हैं। इसलिए आप अपने प्रयासों को, मैं यही कहूँगा कि आप अपने प्रयासों को जारी रखें, अपने प्रयास करते रहिए, लगातार उसके लिए अपने आप को लगाते रहिए और धुन के साथ एक मैं कहूँ कि लगातार जो कभी न थकने वाला ऐसा मन मस्तिष्क बनाकर आप लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में आपको सफलताएं मिलेंगी। और इस प्रकार की जो जीवन के अनुशासन है, जीवन के प्रति एक लगन है, खेल के प्रति लगन है, वह आपको बहुत ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश खेल के क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ रहा है। एक समय था कि जो बहुत प्रतिभावान होते थे उनको मौका नहीं मिलता था। आज जिस प्रकार से चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको हर तरह से टीम जीतती है तो भी प्रोत्साहित करने का काम होता है और हार जाती है तो भी प्रोत्साहित किया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया जैसे अभियान शुरू करके भारत में खेलों को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही ओलंपिक में जो बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य रख के टॉप से नहीं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लॉन्च करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने खिलाड़ियों की तैयारियों और ट्रेनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई हैं। इसलिए आज एशियन गेम्स से लेकर ओलंपिक गेम्स तक सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भारत के जो बढ़ते हुए कदम हैं, भारत का तिरंगा जो आज हर खेल के मैदान पर लहराता हुआ दिखाई देता है, उसको आज पूरा विश्व देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है कि भारत किस तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल आयोजित हो रहे पेरिस ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल 117 खिलाड़ियों का प्रतिभाग कर रहा है और हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है, चाहे वो प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन हो रहा हो या निःशुल्क खेल उपकरण प्रदान किए जा रहे हों।
आवासीय क्रीड़ा छात्रावास योजना के तहत खिलाड़ियों को मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, यूनिफॉर्म, खेल किट और ट्रेनिंग दी जा रही है। ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को 2 करोड़, 1.5 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी आज दी जा रही है। इसी तरह राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथियों, मुझे आप सबके मुख्य सेवक के रूप में काम करने का मौका मिलते ही मैंने कोशिश की है कि हमारी राज्य की सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लाए, क्योंकि ये बहुत उस समय की आवश्यकता थी और हमने नई खेल नीति भी राज्य के अंदर लाई है। नई खेल नीति को भी प्रचलन में हम लाए हैं। इस नीति के तहत हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की शुरुआत की है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि इस साल हमने मेडल लाने वाले प्रदेश के 31 खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी हैं। इसमें बैडमिंटन के 4 खिलाड़ी हैं, हिमांशु तिवारी, ध्रुव रावत, सोहेल अहमद और शशांक छेत्री। इसके अलावा मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के 3900 उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति भी देने का प्रावधान किया है। छात्रवृत्ति दी जा रही है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं के लिए 5,131 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इससे न केवल यहां चल रहे कार्य त्वरित गति से आगे बढ़ेंगे, बल्कि नई परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो सकेगा। साथ ही उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ भी किया जाएगा। इसके साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम भी 2026 के बीच तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी को लेकर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विकास के लिए ये बहुत अच्छी बात भी है। ये बजट रेल विस्तार और पुराने रेलवे नवनिर्माण के लिए कारगर साबित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस बजट में 5,000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए, पुराने जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनके नवनिर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण और नई रेल लाइनें भी आगे के लिए उसकी डीपीआर बनाने के लिए जो प्रस्ताव उन्होंने वहाँ रखे हैं, निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद। राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्य की 93 नगर निकायों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य की शेष 6 नगर निकायों के विस्तृत पुनरीक्षण का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जिसमें नरेंद्र नगर, रुद्रप्रयाग, हरबटपुर, कीर्तिनगर, रुड़की और बाजपुर भी शामिल हैं। 9 अगस्त 2024 तक इन सभी 6 निकायों की सूची मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जो नगर निकाय चुनाव होने हैं उनमें से 93 नगर निकायों के लिए हम लोग अभी तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन हम कर चुके हैं 2/2/2024 को। इसके अतिरिक्त 6 हमारी नगर निकाय हैं जिनके नाम हैं नरेंद्र नगर, रुद्रप्रयाग, हरबटपुर, कीर्तिनगर, रुड़की एवं बाजपुर। इनका भी हम लोगों ने विस्तृत पुनरीक्षण जो है उसका शेड्यूल निकाल दिया है और जो कि 9/8/2024 को हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारी मतदाता सूचियाँ तैयार हो जाएंगी। इस प्रकार जो है 93 + 6 99 स्थानीय निकायों की हम लोग की तैयारी है। हम लोगों ने इसमें जितने भी मतदेय स्थल हैं, जितने भी हमारे उसके केंद्र हैं, हमने उसकी स्वीकृतियाँ जनपदों को प्रदान कर दी हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील जो हमारे पोलिंग बूथ्स होते हैं, मतदेय स्थल होते हैं, केंद्र होते हैं, उसकी चिन्हीकरण की कार्रवाई वर्तमान में नरेंद्रनगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में 3 दिनों तक चले मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी यूनियन खेल प्रतियोगिता का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ है।
इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर क्रीड़ा अधिकारी दीपक रावत ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में जिले से 300 प्रतिभागियों का चयन भी किया जाएगा। हमारे यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर संभावना है लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, इसलिए निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक बच्चा किस तरह पहुँचेगा उसके अंदर संभावना है। इसके लिए मुख्यमंत्री ये जो उन्नयन मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना, जिसके माध्यम से जो बच्चे यहाँ पर निकलेंगे उन्हें 1,500 रुपये महीना स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि जिन बच्चों के अंदर संभावना है वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें और एक बड़े आत्मविश्वास के साथ एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में अपने को स्थापित कर सकें। इसी भावना के साथ ये पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद में न्याय पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक इस तरह खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। तो उसी का आज यहाँ पर टिहरी जनपद की चयन प्रतियोगिता है, जिसमें टिहरी जनपद के पिछले स्तर से लेकर के बच्चे यहाँ पर आएंगे और इसमें जो कॉम्पिटिशन होगा। ये अभी जो हम ये प्रतियोगिता करा रहे हैं ये 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए रखी गई है। इसमें 150 बालक और 150 बालिकाओं का चयन किया जाएगा, जिनको 1500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और माननीय मुख्यमंत्री का ये विज़न है कि उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों, जिसकी शुरुआत हमने न्याय पंचायत स्तर से करी, न्याय पंचायत से जो खिलाड़ी चयनित हुए उनके चयन के बाद उनका ब्लॉक लेवल पे प्रतियोगिता कराई गई। हर ब्लॉक से हर आयु वर्ग में 2-2 खिलाड़ी का चयन किया गया और सारे बालक बालिका जो ब्लॉक से चयनित हुए हैं वो सभी आज दिनांक 23 तारीख को ये जिले स्तर की जो हमारी छात्रवृत्ति योजना है इसमें प्रतिभाग करने यहाँ पे पहुँचे हैं। और आज इसका उद्घाटन जो है माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी द्वारा थोड़ी देर में किया जाएगा। यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष निर्मल रावत ने अल्मोड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए लगे शिलापट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम पहाड़ की शान पर्वत पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर रखा गया था, लेकिन सत्ता मद में अंधी बीजेपी सरकार के नुमाइंदों ने पुनर्निर्माण के लिए लगे शिलापटों में उनका नाम हटाकर स्पोर्ट्स स्टेडियम अल्मोड़ा लिख दिया है, जो कि उनकी पहाड़ विरोधी मानसिकता का परिचय देता है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के मंत्री और अधिकारियों से माफ़ी मांगने के साथ ही शिलापट पर हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम लिखने की मांग की है। ऐसे में अल्मोड़ा स्टेडियम का जब पुनर्निर्माण का जो शिलापट है उसमें उनका नाम न होना निश्चित रूप से चिंताजनक है। वो हमारे नेता रहे, हमारे पहाड़ के नेता रहे हैं। बीजेपी की सरकार और बीजेपी के मंत्री और जितने उनके लोग हैं उन सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने महापुरुषों का अपमान न करें। वो निश्चित ही पहाड़ का एक बड़ा नाम है, हिमालय पुत्र नाम से वो जाने जाते हैं। ऐसे में उनका नाम अगर स्टेडियम के शिलापट पर नहीं है तो ये चिंताजनक बात है। बीजेपी के मंत्री अधिकारी सबके लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने पहाड़ के जो हमारे परिचायक हैं, जिनकी वजह से हम लोग जाने जाते हैं, उनका मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी ना आए, इस बात का ध्यान बीजेपी के लोगों को रखना। नैनीताल और उधम सिंह नगर में खनन माफिया का खूब बोलबाला है और खनन माफिया के रसूख के आगे सरकार भी नतमस्तक नजर आ रही है, लेकिन सीएम धामी के धाकड़ फैसलों की वजह से खनन माफियाओं में बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। सीएम धामी के निर्देशों के बाद वन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में है। काशीपुर में वन विभाग की टीम ने अब तक 5 स्टोन क्रशरों को सीज किया है, जबकि अभी दर्जन से ज़्यादा स्टोन क्रशरों की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, वन विभाग की टीम ने कोसी नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए भी नदी के चारों ओर खाई खोद दी है। अवैध खनन की स्थिति को लेकर के हम लोग सदा से ही इस पर कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन इस बीच में कुछ ज़्यादा ही एक बृहत जो है अभियान हम लोगों के द्वारा चलाया गया, जिसमें जो भी क्रेशरों के द्वारा अवैध खनन का खनिज खरीदा जा रहा था उनके ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई की गई है। तो इस तरह गुलजारपुर और जो गोबरा और जोगीपुरा के जो कुल मिला के 9 क्रेशर और जो स्टॉक हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उनको सीज करने की कार्रवाई की गई है। बाकी उनके ऊपर बड़ा जुर्माना लगाने के लिए जो खान विभाग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। ये
क्योंकि अब ये अवैध खनन पर पूरी तरह से सख्ती की कार्रवाई होनी है, तो इसलिए ये निश्चित तौर पर हम लोगों ने इनको सभी को ये संदेश दे दिया है कि कोई भी अगर इस तरह से अवैध खनन में अगर लिप्त होगा तो उसके विरुद्ध इसी तरह की कार्रवाई होगी और खनन करने वाले जो भी क्रैशर है जिनके द्वारा वो खनिज खरीदा जा रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में कुछ दिन पहले सरकार की कार्यशैली को लेकर प्रदेश के साधु संत नाराज हो गए थे, जिसके बाद सीएम धामी ने आश्वासन दिया। उसके बाद संतों में नाराजगी खत्म हो गई। बाद में धामी सरकार ने कैबिनेट में यह फैसला लिया कि 4 धाम के नाम से मंदिर नहीं बनेगा और 4 धाम के नाम से कोई ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड नहीं होगा। बावजूद विपक्षी पार्टी कांग्रेस हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक पैदल यात्रा कर रही है। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि कुछ समय बाद केदारनाथ में विधानसभा के उपचुनाव हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। ये चारों धाम हमारी आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक हैं। इनके साथ जब भी कोई छेड़छाड़ की जाएगी, हमारी परंपराओं के साथ, हमारे आध्यात्मिक स्वरूप के साथ कभी छेड़छाड़ की जाएगी, कुछ गलत कदम उठाए जाएंगे, तो उसके खिलाफ उत्तराखंड का जनमत जो है खड़ा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि 4 धाम उत्तराखंड की पहचान है और इसके साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन मौजूदा वक्त में सवाल ये है कि इसे लेकर राजनीति कर कौन रहा है। जिन मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं के तेवर तल्ख हैं, उसी मुद्दे पर राज्य सरकार ने कैबिनेट में निर्णय भी लिया और दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनाने की घोषणा करने वाले ट्रस्ट भी सब कुछ साफ कर दिया है। फिर राजनीति क्यों? ये चारों धाम हमारी आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक हैं। इनके साथ जब भी कोई छेड़छाड़ की जाएगी, हमारी परंपराओं के साथ, हमारे आध्यात्मिक स्वरूप के साथ कभी छेड़छाड़ की जाएगी, कुछ गलत कदम उठाए जाएंगे, तो उसके खिलाफ उत्तराखंड का जनमत जो है खड़ा होगा। और कांग्रेस उसी भावना से, इन्होंने केदारनाथ में केवल धाम बनाने, दूसरा धाम बनाने का पाप ही नहीं किया था। इन्होंने केदारनाथ में और बद्रीनाथ में जिस तरीके से तोड़ फोड़ की है, स्थानीय लोगों के हक हकूक आदि को कुचला है और जिस प्रकार से जिन कामों को करना था उनकी उपेक्षा हुई है। भैरव का जहाँ भैरव जी विराजमान है, उस गढ़ी के नीचे का भूभाग की ट्रीटमेंट करना था और अलकनंद जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी का वहां से लेके रामबाड़ा तक कटाव हो रहा है। उससे केदारनाथ की यात्रा भविष्य में बाधित हो सकती है। हम उसका काम प्रारंभ करके गए थे, उसको रोक लिया। रोपवे नहीं बना रहे हैं तल्ली लिंचोली मल्ली लिंचोली केदारनाथ की, रोपवे को वैकल्पिक मार्ग का काम इन्होंने रोक दिया है। तो सारी चीजें जो है जो केदारनाथ क्षेत्र में होनी थी उनको इन्होंने रोक दिया है। या हम उन सब चीजों को जो है इस यात्रा के माध्यम से आगे लड़े। तो क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने के मामले के बाद कांग्रेस इसका मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है, क्योंकि पार्टी ने पूर्व में घोषित हरिद्वार के हर की पैड़ी से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में यात्रा की शुरुआत की गई, जो कई पड़ावों से होते हुए केदारनाथ धाम तक जाएगी। केदारनाथ धाम हम सबकी आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है और जो शैव परंपरा के 5 पीठ हैं, उसमें केदारनाथ धाम भी सम्मिलित है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और भाजपा सरकार ने धार्मिक आस्था, विश्वास और केदारनाथ धाम के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, ये क्षम्य नहीं है, ये अपराध है, पाप है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की। वहीं भीमगौड़ा चौक से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम कांग्रेस विधायक और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार केदारनाथ धाम समेत अन्य धामों का व्यवसायीकरण कर रही है। वहीं केदारनाथ धाम में सोना चांदी चोरी होने के मामले को लेकर भी
कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और मामले की जांच की मांग की। पार्टी ने तय किया है कि जो नफरत फैलाई जा रही पूरे हिंदुस्तान में जाति धर्म के नाम पे, उसको मिटाने के लिए हम इस यात्रा को करें। और जिस तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की देव संस्कृति के संग भारतीय जनता पार्टी छल कर रही है, उसको हम पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के सामने लेकर आए। उसका एक ही उपाय था कि माँ गंगा से आशीर्वाद लें, उनकी गंगा जली लेकर हम केदारनाथ धाम तक जाए और जलाभिषेक के संग इस यात्रा का समापन करें। जिस तरीके से केदारनाथ धाम के नाम का गलत प्रयोग किया जा रहा है और दिल्ली में एक मंदिर बनाया जा रहा है केदारनाथ धाम ट्रस्ट के तत्वाधान में, जिसका उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री ने किया, और जब मैंने इस यात्रा का आह्वान किया और मैंने घोषणा कर दी और शंकराचार्य जी ने भी इस विषय पर कुछ टिप्पणियां की कि केदारनाथ में सोने की चोरी हुई, तो उसके बाद आनंद फानंद में 18-19 तारीख को एक कैबिनेट बुलाई जाती है, एक फैसला लिया जाता है, क्योंकि वो फैसला भी ऐसा है जो शायद दूसरी स्टेट्स माने या ना माने, कोर्ट में टिकेगा या नहीं टिकेगा। और मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान बदल दिए। 10 तारीख को जो कह रहे थे 19 तारीख को उसके बिल्कुल उल्टा बयान दिया है। तो पहले बताएं कि वो 10 तारीख को सच बोल रहे थे या 19 तारीख को सच बोल रहे थे। बुधवार को कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा हर की पैड़ी हरिद्वार से शुरू हो गई है, जो कि 4 अगस्त तक चलेगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की यात्रा को लेकर सियासी हमला बोल रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि यह वही कांग्रेस है जब सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगने की बात करते थे। विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस के तमाम नेता तब कहाँ थे जब हरीश रावत ने हरिद्वार गंगा को नहर कहा था। वह बहुत ही हास्यास्पद लगता है जब कांग्रेस सनातन की बात करती है। ये वही कांग्रेस है जो जब जब सनातन धर्म की विरोध की बात आती है, जब जब सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात आती है, तो ये कांग्रेस सबसे आगे होती है। ये वही कांग्रेस है, ये वही हरीश रावत है, वही करण महरा है, ये वही प्रीतम सिंह है, वही सूर्यकांत धस्माना जी हैं, ये वही यशपाल आर्य हैं, जिनके होंठ सिले हुए थे जब हरीश रावत जी कहते हैं कि ये गंगा मोक्षदायिनी गंगा नदी नहीं है, ये गंगा एक नहर है। तब सनातनियों के लिए जो गंगा अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, आज सद्बुद्धि आई कांग्रेस को गंगा स्नान कर रही है। बड़ा हास्यास्पद लगता है जब कांग्रेसी सनातन और सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता की बात करते हैं। देखिए, जो लोग संसद के अंदर हो या अपनी कार्यशैली में अपने चुनावों के दौरान पूरे समय में सनातन का विरोध करते रहे हैं, और बाबा केदार तो सनातन के एक तरह से फाउंडर हैं, वहाँ पर वो प्रतीक हैं। तो जो लोग सनातन का विरोध करते रहे हैं उनकी यात्रा केवल एक ढकोसला है। उनको तो सबको जो है प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। जो सनातन को गाली देने का काम किया है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान का काम किया है, हिंदू धर्म को, सनातन को जो लोग कहते हैं कि मलेरिया है, वायरल है, डेंगू है, ऐसे लोग जब यात्रा की बात करते हैं तो बहुत ही आश्चर्य होता है। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर की भूमि पूजन के बाद विवाद शुरू हो गया। साधु संतों में नाराजगी की खबर मीडिया की सुर्खियां बनने लगी, तो प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक की और उसमें एक प्रस्ताव पर मुहर लगा दी, जिसमें कहा गया कि अब कोई भी प्रदेश की 4 धाम समेत बड़ी धार्मिक स्थलों के नाम पर कोई ट्रस्ट और मंदिर नहीं बनेगा। 4 धाम के नाम का दुरुपयोग न हो, इसलिए कड़े कानूनी प्रावधान बनाए जाएंगे। लेकिन कैबिनेट के फैसले से पहले ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यात्रा की घोषणा कर दी, लिहाजा कांग्रेस ने यात्रा की शुरुआत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।